नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 के जो भाग 2 है ना, उसी के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। रसायन विज्ञान कक्षा 12 के जो भाग 1 है उसके पूरे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा, ठीक है। भाग 2 के जितने भी हैं पूरे के पूरे हम देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको उत्तर डालना, इसमें क्या लिखना है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड व सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है प्रिय विद्यार्थियों, टॉलुइन बनता है। इसे ही क्या कहते हैं, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। जैसा यहाँ लिखा है वैसा यहाँ भी आपको करना है। तो देखिए यहाँ लिखा क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का आपको सूत्र पता होगा, C6H5Cl होता है ये क्लोरोबेंजीन का। किसके साथ, मेथिल क्लोराइड व सोडियम के साथ, ठीक है ना। तो मेथिल क्लोराइड CH3Cl, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। किसके साथ, सोडियम के साथ भी है, सोडियम भी। तो देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 Na लेना पड़ेगा, तो 2 NaCl हमारा निकल जाएगा। क्या बचेगा, C6H5 और CH3 हमारा बचेगा, जिसका नाम क्या है, टॉलुइन है। क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। यही हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी रिएक्शन जो है वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सैंडमायर अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें आपको उत्तर डालकर इसमें लिखना है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ है, HCl के साथ है, किसकी उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराना है। किसकी उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। इसे ही कौन सी अपक्रिया कहते हैं, सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। तो जैसा यहाँ लिखा गया है वैसे आपको यहाँ करना है। क्या करना है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र C6H5N2Cl, ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। किसके साथ, HCl के साथ। तो आपको HCl करना है, किसकी उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। तो आपको यहाँ पर उपस्थिति करना है। यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस N2 हमारा निकल जाएगा। क्या बचेगा, बेंजीन रिंग को, यानी बेंजीन रिंग यानी C6H5 और Cl बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर C6H5Cl बचेगा तो ये Cl H के साथ निकल जाएगा, Cl बना देगा। और C6H5 किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया। इसे ही कौन सी अपक्रिया कहते हैं, सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। आई होप प्रिय विद्यार्थियों ये सभी आपको समझ में आ गई होंगी अपक्रियाएं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड सोडियम से अपक्रिया करता है, ठीक है ना। किससे अपक्रिया करता है, सोडियम से अपक्रिया करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसा कहा गया है वैसे लिख देना है। किसकी उपस्थिति, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो आपको लिख देना है यहाँ पर तीर के ऊपर शुष्क ईथर। किसके साथ है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड सोडियम से अपक्रिया करता है। तो ये CH3Cl है। और कितने मॉलिक्यूल्स इसके लेना है, 2 अणु लेना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो CH3Cl दो क्या है हमारे पास, मेथिल क्लोराइड है। किसके साथ, सोडियम के साथ है। अगर 2 क्लोराइड लेना है ना यहाँ पर, तो 2 Na भी आपको लेना पड़ेगा। 2 क्लोराइड है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 NaCl हमारा निकल जाएगा और CH3 हमारा बन जाएगा, जिसका नाम क्या है, एथेन नाम है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसे ही कौन सी अपक्रिया कहते हैं, इसे ही वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी तक हमने 2 अपक्रियाएं पढ़ी हैं,
हैं कौन कौन सी 2 अपक्रियाएं, वोल्टज फिटिक अपक्रिया और सैंडमायर अपक्रिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टज अपक्रिया भी हमें मिल गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जाए टिप्पणी, तो टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं। जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एथेन बनता है, इसे ही वोल्टज अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो केवल रासायनिक समीकरण हमें लिखना है, आपको उत्तर डाल लेना है। तो देखिए फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब हमारे पास एल्किल हैलाइड हो, एल्किल की जगह कुछ भी हो सकता है, सी या CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है, ठीक है ना, मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, CH3 मेथिल लिया है। और एल्किल हैलाइड, हैलाइड की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर आयोडीन हमने लिया है, ठीक है ना। इसके बाद किसके साथ, जिंक के साथ कराना, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर बिल्कुल ही जैसे अभी हमने वोल्टज अपक्रिया पढ़ा है ना, देख सकते हैं। तो क्या किया है, 2 यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड लिया है जिसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। तो 2 हमें एल्किल हैलाइड लेना है जिनका नाम है मेथिल आयोडाइड, ठीक है। इसके किसके साथ, जिंक के साथ कराना है, किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। ध्यान रहे जब सोडियम होगा तो वह अपक्रिया होगी वोल्टज, अगर हमारे पास जिंक होगा तो वह होगी फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ZnI2 हमारा निकल जाएगा, ZnI2 निकल जाएगा, CH3 हमारा बचेगा जिसका नाम क्या है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है 5वां की फिनाल की अम्लीयता पर, फिनाल की अम्लीयता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यही कह रहा ना। आपको उत्तर डालना, इसमें लिखना है जब फिनाल को जल में घोला जाता है, किस में घोला जाता है, फिनाल को जब जल में घोला जाता है तो यह टूटकर H+ व फिनाक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है, H+ व फिनाक्साइड आयन बनाता है। टूट करके क्या बनाता है, ये दोनों ही हमारा बनाता है। ध्यान रखिएगा जब भी हम फिनाल को जल में घोलेंगे ना तो किस में टूटेगा, वो टूटेगा H+ और फिनाक्साइड आयन में। इसीलिए हम कह सकते हैं अगर वो H+ में टूट रहा है तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, अगर वो H+ में नहीं टूटता कोई भी कंपाउंड तो वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये H+ में टूटा है ना, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, कौन, फिनाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिनाल है, इसमें इसे हमने जल में घोला है तो किस में टूटा है, फिनाक्साइड आयन और H+, किस में टूटा है, फिनाक्साइड आयन, बेंजीन रिंग के ऊपर O-, यह है फिनाक्साइड आयन और यह है हमारा H+। अगर H+ निकल रहा है तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन, रीमर टीमर अपक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर रीमर टीमर अपक्रिया में क्या होता है, जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म व KOH के साथ कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर लिखा गया है सैलिसिलिएल्डिहाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट नाम सैलिसिल्डिहाइड भी है लेकिन एक नाम यह भी होता है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 3KCl निकल जाएंगे, 3KCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक CHO यहाँ पर जाएगा और 2H2O भी निकलेगा, जिसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रीमर टीमर अपक्रिया कहते हैं। तो सभी प्रिय विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आने की संभावना है ये सभी क्वेश्चन की। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोल्बे अपक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। आपको उत्तर डालेना, इसमें क्या लिखना है, ये हमारे पास फिनाल है, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराना है, CO2 के साथ जब कराएंगे बस ये ध्यान में रखना कितना क्या उपस्थिति में होना चाहिए। तो 120 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान होना चाहिए, 6 ATM वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना, इतना होना चाहिए हमारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
है। तो इसकी क्रिया जब कराएंगे इसके साथ तो CO2 हमारी क्या है, गैस है, ये उड़ करके कहाँ जाएगी, ऑर्थो पर जाएगी और एक पैरा पर भी जाती है, लेकिन यहाँ एक प्रोडक्ट मैं बना दिया है मैंने। तो CO2 जाएगी यहाँ पर और यहाँ क्या उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन थोड़ा सी जगह देंगे CO2 को घुसने के लिए, तो हमारा क्या बना देगा, COOH बना देगा, जिसका नाम क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सैलिसिलिक अम्ल। यह ध्यान में रखिएगा हमारी कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे अभिक्रिया है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं शॉर्ट में लेकर के आया हूँ। ये डायरेक्ट आप जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है BSc वाली अभिक्रिया, BSc में पूछी जाती है ऐसी अभिक्रिया, क्योंकि इंटर में क्या है, कोल्बे अभिक्रिया बहुत ही लॉन्ग बताया गया, लॉन्ग मेथड है, ठीक ना, बहुत ही लंबा मेथड है कोल्बे अभिक्रिया का, इसीलिए मैं BSc वाली अभिक्रिया लेकर के आया हूँ, कोल्बे अभिक्रिया। इसे आपको जरूर ध्यान में रखना है। दूसरी हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन है, एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रिया विधि लिखिए। यह महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्रिया विधि वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर एथीन है, जल योजन कह रहा है तो जल के साथ, लेकिन ध्यान रहे एसिड या H+ की उपस्थिति होती है, तो ठीक है ना। यहाँ पर H2O जब यहाँ जाएगा तो क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। लेकिन हम क्या समझेंगे, क्रिया विधि समझेंगे, क्योंकि ये तो आपको पता है लेकिन क्रिया विधि नहीं पता होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिया विधि में फर्स्ट चरण, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये हमारे पास CH3CH2 है, यानी सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है एथीन है, ये सबसे पहले क्रिया कर लगेगा H+ से। शायद आप इससे भी करा सकते हैं पहले H2O से, लेकिन मैं H+ लेकर चल रहा हूँ, ठीक ना। आपको जैसा मन करे वैसे आपको करना। अगर आप H2O लेकर के चलते हैं पहले फिर H+ भिड़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप पहले इसे लेकर चलिए इन दोनों को, चाहे आप इन दोनों को लेकर चलिए पहले। तो हम यहाँ पर इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। आप इसे भी लेकर चल सकते हैं, इसे बाद में ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर H+ कहाँ जाएगा, H+ वहाँ जाएगा जहाँ पर माइनस चार्ज होगा। अगर मान लीजिएगा यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा है, अगर H+ यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज होगा, यहाँ प्लस चार्ज होगा। लेकिन अगर H+ यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज होगा, यहाँ प्लस चार्ज होगा। क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा ना, लेकिन वहाँ जहाँ आप भेजेंगे तो समझ लो कि वहाँ माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर जब जाएगा H+ तो यहाँ CH3 बन जाएगा, यहाँ पर फिर कैसा चार्ज होगा, प्लस वाला चार्ज होगा, ठीक है ना। ये हमारा पहला चरण हो जाएगा। तो दूसरा चरण में क्या होगा, जो हमारे पास CH3CH2+ है ना, तो ये देखिए CH3 और CH2+ जो है ये अब क्रिया किसके साथ करेगा, ये बचा है हमारे पास जल। आपको पता भी होगा जल को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं O और H, क्योंकि पानी ही तो है, H2O ही तो है ये, ठीक है ना। ये तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। आपने एक अच्छा घेरा में पढ़ा भी होगा, कितने लोन पेयर हैं यहाँ पर, 2 लोन पेयर हैं, यानी कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एक लोन पेयर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर अगर है ऑक्सीजन के पास तो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। अगर लोन पेयर इसके पास नहीं होता तो बॉन्ड बिल्कुल ही नहीं बनाता। तो ये जब जाएगा तो अपना प्लस चार्ज इसे दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ पर क्या बना लेगा, एक लोन पेयर लेकर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोन पेयर आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसके साथ जुड़ जाएगा ये कार्बन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, अपना प्लस चार्ज इसे ऑक्सीजन को दे देगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। जब बॉन्ड बना लेगा, अब इसके ऑक्सीजन के पास क्यों यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो इसके पास प्लस चार्ज ही तो आएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को कोई दान कर रहा है तो उसके पास कैसा चार्ज आता है, उसके पास प्लस चार्ज आता है। आपको पता भी होगा अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरे चरण में क्या होगा, यही जो हमारे पास जो बना है कंपाउंड ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये H+ हमारा टूट जाएगा, H+ जब टूटेगा ये निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा, CH3CH2OH ही तो बचेगा, ठीक है ना। H+ हमारा निकल जाएगा, क्योंकि H+ हमारा आया था उसी प्रकार से हमारा H+ जाएगा, क्योंकि आया था ना तो यहाँ पर जाएगा भी, तो क्योंकि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, एथीन के जलयोजन से एथेनॉल बनाने की, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्रिया विधि है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से
निर्जलन से क्या बनाना है, निर्जलन से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। यही कह रहा है ना कि जो हमारे पास एथेनॉल है ना, एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। अभी तो हमने सीखा एथीन के जल योजन से एथेनॉल बनाना, लेकिन अब यहाँ जस्ट उल्टा हो गया है, हमें बनाना है एथेनॉल से एथीन। देख सकते हैं यहाँ पर उल्टा ही तो है, इन दोनों को जोड़ेंगे इसकी उपस्थिति में तो ये बनेगा। अगर इसे इसे ये इसमें तो टूटेगा, एथेनॉल इसमें टूट सकता है कि नहीं टूट सकता, क्योंकि इससे जब ये बन सकता है तो इसे टूट भी सकता है उसी प्रकार H+ की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर क्रिया विधि, ठीक है ना, पहला चरण है। पहले चरण में क्या होगा, जो हमारे पास एथेनॉल है वो क्रिया करेगा H+ से, ठीक है ना, H+ से। तो देखिए H+ है, आपको पता है एथेनॉल में जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अभी मैंने बताया लोन पेयर होते हैं। ये H+ कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा जहाँ लोन पेयर होंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाएगा ना, तो यहाँ पर जाएगा तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को क्या दे दिया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है। जब इलेक्ट्रॉन ले गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉन्ड बन गया है ना, जब बॉन्ड बन गया है इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। पुनः दूसरे चरण में क्या होगा, यही जो हमारे पास कंपाउंड बना है ये क्या होगा, अब ये टूटेगा। अब ये क्या होगा, अब ये टूटेगा तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। पानी जब निकल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, अब ये प्लस चार्ज आ जाएगा कार्बन के पास। ये प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, कार्बन के पास, क्योंकि पानी तो हमारा निकल गया है ना, ये हमारा पानी निकल जाएगा तो हमारे पास यही तो बचेगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे चरण में क्या होगा, ये जो हमारे पास ये 3 बॉन्ड CH2+ बना है, ये इससे क्या होगा, इससे एक हाइड्रोजन हमारा H+ के रूप में निकल जाएगा, हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि H+ आया था ना तो हमारा उसी प्रकार से निकल भी तो जाएगा, क्योंकि आया था सो जाएगा, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 चरण है प्रिय विद्यार्थियों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रिया विधि पूछी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किण्वन किसे कहते हैं, व्हाट इज द फर्मेंटेशन। तो ध्यान दीजिएगा, फर्मेंटेशन है ये, ठीक है ना। इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना क्या है कि जटिल कार्बनिक यौगिकों के अणुजीवों यानी एंजाइमों द्वारा सरल यौगिकों में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। जब बड़े बड़े यौगिकों को एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ दें तो वही क्रिया हमारी कौन सी होती है, फर्मेंटेशन होती है। ध्यान में रखिएगा, किण्वन होती है। जटिल का मतलब होता है बड़े बड़े, जब बड़े बड़े कार्बनिक यौगिकों को सरल छोटे छोटे जब यौगिकों में अपघटन यानी अलग कर तोड़ दें, अपघटन जब कर दें उनका, तो वही क्रिया कौन सी होती है, किण्वन होती है। लेकिन किसकी सहायता से हमें तोड़ना अलग करना है, एंजाइमों की सहायता से, अणुजीवों की सहायता से, ठीक है ना। तो वही क्रिया क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है। अनुकूल परिस्थितियां कौन होनी चाहिए किण्वन के लिए। तो देखिए पहला है कि कार्बनिक यौगिक का प्रयुक्त विलयन कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए यानी तनु होना चाहिए। यह भी आपको ध्यान में रखना है, कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या, तापक्रम लगभग ताप कितना होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इतने के बीच में, ठीक है ना। इतना लगभग में हमारा क्या होना चाहिए, ताप होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारे जो भी एंजाइम होंगे मर जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है, पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 8 तक होना चाहिए, ना ज़्यादा अम्लीय हो ना ज़्यादा क्षारीय हो, ठीक है ना। लगभग में इतना होना चाहिए, उदासीन के आसपास, ठीक है ना, लगभग में उदासीन होना चाहिए, ना ही ज़्यादा अम्लीय ना ही ज़्यादा क्षारीय, 6 से 8 के बीच में, ठीक है ना। इतना पीएच मान, तो इतनी अनुकूल परिस्थितियां होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तभी क्या होगा, तभी फर्मेंटेशन की क्रिया होगी, ठीक है ना। अगर ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा तब भी दिक्कत है, पीएच मान कम या ज्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत आएंगी, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोजनमुंड अपचयन का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है रोजनमुंड अपक्रिया। यहाँ पर उत्तर डाल लेना है। आपको क्या लिखना है, जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ PD प्लस BaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है। इसे ही रोजनमुंड अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। यही हमारी कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड अपचयन। तो एसिटिल क्लोराइड है ये क्या, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। क्या है उपस्थिति में, PD प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा H के पास, Cl के पास, एक हाइड्रोजन Cl के पास तो HCl बना देगा, एक हाइड्रोजन जाएगा CH3CO के पास तो CHO बना देगा। ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड। लेकिन इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड जिसे कहते हैं, C6H5COCl हाइड्रोजन PD प्लस BaSO4। एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर Cl बना देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो बेंजल्डिहाइड हमारा बन जाएगा। यही क्या है प्रिय विद्यार्थियों, रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया। ठीक है। 12वें नंबर क्वेश्चन है, कैनिजारो अपक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण उत्तर डाल लेना। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे हमें एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है ना। हमें ऐसे ही एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और उनकी क्रिया किससे करा दें, NaOH से हम करा दें। उनकी क्रिया हम NaOH के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, एक तो एल्कोहल बनेगा, एक तो हमारा क्या बनेगा, एक तो लवण बनता है साल्ट। तो देखिए यहाँ पर इसकी क्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड है NaOH से करा रहे हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी का एक बार अपचयन होता है, इसी का एक बार ऑक्सीकरण होता है। अपचयन होगा तो एल्कोहल बनेगा, ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, HCOO हमारा बन जाएगा। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी है रिएक्शन इसी की, C6H5CHO जिसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। इसमें भी अल्फा कार्बन नहीं होता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना। सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता लेकिन अल्फा कार्बन होता है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्लस में क्या है, NaOH के साथ कराना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर आपको देखना है तो आप बेंजीन रिंग बनाकर देख सकते हैं कि इसमें अल्फा कार्बन होता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जब इससे क्रिया एक बार तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा अपचयन, एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा यानी कि मतलब ऑक्सीकरण, तो रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड हमेशा रिडक्शन, जब एल्कोहल का जब रिडक्शन कराते हैं तो हमेशा, सॉरी, एल्डिहाइड का हमेशा जब रिडक्शन कराते हैं तो एल्कोहल ही बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड है, इसका सबसे पहले रिडक्शन होगा, अपचयन होगा तो एल्कोहल हमारा बनाएगा। एल्कोहल क्या है, इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम है, बेंजिल एल्कोहल। और ये क्या है हमारे पास, सोडियम बेंजोएट। क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट है, ये क्या है, सोडियम फार्मेट है। ध्यान में रखिएगा, सोडियम फार्मेट, सोडियम बेंजोएट। इसके बाद हम देखते हैं एक और हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है हमारे पास 13वें नंबर क्वेश्चन कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद की व्याख्या कीजिए। यानी कि मतलब जो क्वेश्चन है ये हमसे अंतर पूछ रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि टालेन अभिकर्मक पर क्रिया कर रजत दर्पण बनता है। जब टालेन अभिकर्मक पर क्रिया कर क्या बनता है, रजत दर्पण बनता है। जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो टालेन अभिकर्मक पर क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, रजत दर्पण बना लेगा। लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर टालेन अभिकर्मक मिलाएंगे भी तो उसमें कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या है, दूसरा फेलिंग विलयन से क्रिया कर क्या बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये बनता है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो रिएक्शन इसमें भी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसमें हमेशा ना ही कर देना है आपको, नॉट।
लेकिन तीसरा पॉइंट है कैनिज आरो अपक्रिया देता है, ये नहीं देता है। यही तो आपको कहना है, ये दे रहा है ये नहीं दे रहा, जस्ट अपोजिट हो, अपोजिट करना है आपको। तो ध्यान में रखिएगा, एक को आप याद में रखेंगे, दूसरा बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर कह रहा था, हमने अंतर बता दिया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 14वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यही कहना है, केवल हमें समीकरण ही लिखना है। तो देखिए उत्तर है CH3CH2NH2। क्या है CH3 जिसे कहते हैं क्लोरोफार्म। ये क्या है KOH, ठीक है ना। ये हमारे पास है, जब क्रिया कराएंगे 3KCl निकल जाएगा और 2H2O 3H2O हमारे पास निकल जाएगा। क्या बचेगा CH3CH2N और C, जिसे कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। ये ध्यान में रखना है, एथिल आइसोसाइनाइड है। अब देखिए अगर एनिलीन लेते हैं, ये क्या एथिलेमीन, ये क्या है एनिलीन है, ठीक है ना। ये एथिलेमीन, ये एनिलीन, ये क्लोरोफार्म, ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता भी होगा, छोटे छोटे सूत्र हैं। तो देखिए एनिलीन है, अब ये भी क्लोरोफार्म, ये हमारे पास क्या है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पर 3KCl, यहाँ पर 3KCl, यहाँ पर 3H2O, यहाँ पर भी 3H2O निकलेगा। यहाँ पर हमारे पास C6H5 उसी प्रकार, लेकिन N और C बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। 15वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर डाल लेना है। लिखना क्या है, जब एसिटामाइड की क्रिया ब्रोमीन व कास्टिक पोटास, यही तो बोलते हैं, यानी कि मतलब जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसके साथ कराएंगे क्या बनता है मेथिलेमीन बनता है। इसे ही हाफ मान ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। तो क्या बना CH3NH2 KBr K2CO3H2O। रट्टा मान लेना है आपको, ये कंपाउंड जो ये पूरे पूरे सभी बने ना, आपको रट्टा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अपक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ध्यान में रखिएगा, KBr K2CO3H2O तो निकलता ही निकलता है, साथ में क्या बनता है हमारा एमीन वाला कंपाउंड बनता है। स्मिट अपक्रिया है 16वें नंबर क्वेश्चन। स्मिट अपक्रिया केवल रासायनिक समीकरण टिप्पणी लिखने के लिए आए, इसी को देखकर आप लिख सकते हैं। अगर समीकरण याद है तो टिप्पणी भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है एसिटामाइड, क्या है ब्रोमीन है, क्या ये यानी कि मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बना है मेथिलेमीन बना है, ठीक है ना। बाकी इसे नहीं लिखा जाता। देखिए स्मिट अपक्रिया में आपको क्या करना है, ये हमारे पास है एसिटिक अम्ल, किसके साथ क्रिया करता है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। N3H क्या नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, किसके उपस्थिति है, किसकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, क्या बनता है CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2 निकलती है। ये कौन सी अपक्रिया स्मिट अपक्रिया। C6H5COOH बेंजोइक अम्ल, ये N3H की साथ क्रिया करेगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाएगा एनिलीन बनाएगा, N2CO2 इसमें भी निकल जाएगी, इसीलिए इसे कहते हैं स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया क्या बनाने काम आती है एमीन वाला कंपाउंड बनाने के काम आती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 17वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है। उत्तर डालना है, यह है हमारे पास क्या ग्लूकोज, किसका सूत्र है ग्लूकोज का। रजत दर्पण बनाना है तो हमें किसके साथ क्रिया कराना पड़ेगा टॉलेन अभिकर्मक के साथ। तो ये क्या है टॉलेन रिएजेंट है, जिसे कहते हैं Ag2O, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इससे क्रिया करेगा तो इसका क्या कराएगा ऑक्सीडेशन, यानी इसका ऑक्सीकरण कराएगा तो क्या बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल, प्लस में क्या निकल जाएगा Ag निकल जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं रजत दर्पण कहते हैं। ये क्या है हमारे पास रजत दर्पण है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि कह रहा है कैसे रजत दर्पण बनाएंगे। तो आप कैसे बनाएंगे, जब ग्लूकोज को किसके साथ भिड़ा देंगे टॉलेन अभिकर्मक के साथ, तो हमारा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा रजत दर्पण बन जाएगा, लेकिन क्या बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन तो इस टाइप का आता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाला जो चैप्टर होता है ना
यहाँ से तो आता ही आता है रिएक्शन में। क्या 18वें नंबर का रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। उत्तर डालना है। ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पर क्रिया करा रहे हैं PCl5 के साथ, ठीक है ना। तो PCl5 के साथ क्रिया करेगा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। यहाँ से क्या जितने OH है 5 OH है ना, जितने OH है उन्हें सभी को हटा करके 5 हमें क्लोरीन उन्हीं की जगह लगा देना। 4 क्लोरीन ये हो गई, 1 क्लोरीन ये 5 क्लोरीन हो गई। POCl3 HCl तो आपको ध्यान में रखना ही है। जब भी PCl5 किसी से क्रिया करता है तो POCl3 तो निकलता है, अगर हाइड्रोजन होते हैं तो HCl भी निकलता है, हाइड्रोजन नहीं होते तो HCl नहीं निकलता, ठीक है। इसका नाम क्या है, फास यानी पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। क्या नाम है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। ध्यान में रखिएगा, ये इसका नाम है। इससे हमें सिद्ध होता है कि कितने OH है ग्लूकोज में, 5 OH हैं, क्योंकि 5 क्लोरीन लगा दिया यहाँ पर हमने, देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसीलिए सिद्ध होता है। इसमें एक और पूछा था, CHO समूह को भी सिद्ध करना है। ये हमारे पास CHO है, HCN के साथ करेगा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो यहाँ से क्या H जाएगा ऑक्सीजन के पास, OH बना देगा, CN जाएगा इसी कार्बन से जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये पूरा उसी प्रकार रहेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम है। नाम तो आपको लिखकर जरूर आना है ताकि आपके नंबर ना कटे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा रसायन विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट की अभिक्रिया की महा मैराथन क्लास, क्योंकि आपको जो है अभिक्रियाओं में बहुत ही डाउट है, तो मैं आपके लिए जो है कल जरूर से जरूर लेकर के आऊँगा, पूरी की पूरी अभिक्रियाएं आपको समझाऊंगा। चल रहे हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।